हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज हम एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एंजाइम्स एंड विटामिन्स। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एंजाइम्स क्या होते हैं। ये एंजाइम्स कौन से हमारे बॉडी में एंजाइम होते हैं, क्या फर्क होता है एंजाइम्स और विटामिन्स के बारे में। उसी के साथ साथ एंजाइम्स और कैटलिस्ट में क्या फर्क होता है, हमारे बॉडी में कौन से विटामिन्स है, कौन से विटामिन्स खाने से क्या होता है और क्या नहीं होता है, कौन सा डिसीज होता है कौन से विटामिन्स की कमी की वजह से। इन सारी बातों को आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे, जो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलेंगे टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देखते हैं हम एंजाइम्स क्या है। ये एंजाइम्स, ठीक है। इस एंजाइम में सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमारे बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है बच्चों, बहुत सारी। अब जो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में होती है, तो पहले तो मैं समझाता हूँ कि इसका रोल क्या होता है। कैटलिस्ट आप सबको पता है बच्चों, जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती है। तो हमारी डे टू डे लाइफ में जो केमिकल रिएक्शंस होती है, उसको वो रिएक्शंस को फॉलो करने वाले जो होते हैं या जो रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने वाले जो होते हैं, उनको हम कैटलिस्ट कहते हैं। अब वो कैटलिस्ट कैसे होते हैं, उनकी एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे ये हमारी कोई एक आधी रिएक्शन है, जैसे हम एक रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो हमने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ले लिया, दिस इज द इथिल अल्कोहल, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल हमने ले लिया। अब इस रिएक्शन को जब हम इसको हीट करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हम इसको हीट करते हैं। और आप सब बचपन से जानते हो बच्चों, एसिड कौन होता है। एसिड हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट H पॉजिटिव आयन। तो एसिड ने H पॉजिटिव दिया, और H पॉजिटिव कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हमेशा अटैक करता है बच्चों इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। तो आप अगर देखेंगे कौन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, ऑक्सीजन की लोन पेयर। तो ये ऑक्सीजन इसकी लोन पेयर किसको देता है, हाइड्रोजन को। और ऑक्सीजन ने उसकी लोन पेयर अगर किसको दी बच्चों, हाइड्रोजन को। तो ये हो गया CH3, यहाँ पे हो गया बच्चों CH2। और ये ऑक्सीजन ने उसकी लोन पेयर किसको दी है, हाइड्रोजन को दी है। तो इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और उसके पास दो लोन पेयर थी, जिसमें से एक लोन पेयर चली गई। अब उसके ऊपर आ गया कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो पहली स्टेप में ये बनता है, ये ना ही प्रोडक्ट है, ये ना ही रिएक्टेंट है, ये इन दोनों के बीच का क्या है, एक इंटरमीडिएट है, ठीक है। अब इसमें हम क्या कहेंगे, ये जो एक H आया है, इसको हरे कलर ब्लू कलर से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। ये कौन है बच्चों, ये है कैटलिस्ट, है ना, ये है कैटलिस्ट। और यहाँ पे इसको हम कहेंगे सबस्ट्रेट। क्या है ये, सबस्ट्रेट। जो मेन मॉलिक्यूल होता है बच्चों रिएक्टेंट का, उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। और ये कौन है, कैटलिस्ट। अब इनके बीच में यहाँ पे क्या बन गया, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, है ना। तो इसीलिए हम इसको कहेंगे ये कैटलिस्ट और ये सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट और कैटलिस्ट, इनके बीच में यहाँ पे क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद क्या होगा, हमें पता है कि ऑक्सीजन फर्स्ट स्टेप में अपनी लोन पेयर देता है, और नेक्स्ट स्टेप में वो वापस लेता है। किससे वापस लेता है, जिसको दी उससे नहीं, किससे, दूसरे से। किसको दी है इसने लोन पेयर, इसने लोन पेयर दी है किसको, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को दी है, तो वापस किससे लेगा बच्चों, कार्बन से। तो ये बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन को उसकी क्या मिल जाएंगी, लोन पेयर। और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस कार्बन के ऊपर अभी आ गया बच्चों पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब इस कार्बन को स्टेबलाइज करने के लिए क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, और यहाँ पे इस कार्बन पे आएगा निगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव और निगेटिव इनके बीच में क्या होता है बच्चों, अट्रैक्शन। और यहाँ से क्या बनेगा, बॉन्ड। और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनने के बाद यहाँ पे ऐसा बॉन्ड बन जाएगा, और ये हमारा प्रोडक्ट रहेगा। और बाय प्रोडक्ट में यहाँ पे कौन बना, फिर से H पॉजिटिव। देखो यहाँ से वाटर तो चला गया, जिसको हमें रिमूव करना था, लेकिन यहाँ से कौन गया, H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव यहाँ से रिमूव हुआ है बच्चों। और ये H पॉजिटिव कौन था बच्चों, यही तो वो था, कौन, कैटलिस्ट। ध्यान रखेंगे, ये जो H पॉजिटिव था यही कौन था बच्चों, कैटलिस्ट। तो ये H पॉजिटिव यहाँ से चला गया, और इनके बीच में यहाँ पे क्या बन गया बच्चों, डबल बॉन्ड। समझ रहे हो आप सब। तो यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ से छोड़ गया H पॉजिटिव, और वहाँ पे कौन चला गया, वाटर। तो इस तरीके से हमारे पास ये रिएक्शन यहाँ पे हो गई है। अब यही मैकेनिज्म आपको समझना है, यही मैकेनिज्म आपको इस रिएक्शन में दिखेंगी। तो अभी क्या फर्क है, यहाँ पे हम कोई भी एसिड यूज कर सकते हैं,
लेकिन जब रिएक्शन कहाँ होंगी, बाहर होंगी। ठीक है चेयर, ठीक है रिएक्शन चेयर पर बसूंगा। ठीक है, जब रिएक्शन क्या होंगी, बाहर होंगी, तो क्या होगा, रिएक्शन बाहर होगी तो रिएक्शन कहाँ होंगी, बाहर। तो एक बात आपको ध्यान में रखना है कि हमने कोई भी एसिड डाला, कितना भी जहरीला एसिड डाला, कोई फर्क नहीं गिरेगा। लेकिन यही रिएक्शन जब हमारे बॉडी में होंगी तो क्या होगा, हम वहाँ पे कोई भी जहर नहीं डाल सकते हैं, वहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन है। वहीं पे भी इसी तरह की रिएक्शन होती है। जैसे हमने क्या करते हैं, ग्लूकोज, अगर आपको याद होगा तो दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कंबाइन हुए तो इधर से निकला H, उधर से निकला OH, वहाँ पे भी तो H2O निकाला ना हमने, वो इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन था, ये इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन है। तो वहाँ पे भी तो डिहाइड्रेशन किया, तो वहाँ पे भी तो किसकी जरूरत गिरेंगी बच्चों, H पॉजिटिव की। लेकिन वहाँ पे अगर हम एसिड डालेंगे, HCl डालेंगे, तो बॉडी रहेंगी क्या बच्चों, नहीं रहेंगी। H2SO4 डालेंगे, बॉडी रहेंगी क्या, नहीं। तो वहाँ पे यही काम होता है, हमारे बॉडी के अंदर भी वही काम होगा। लेकिन वहाँ के लिए हम ये बाहर के कैटलिस्ट नहीं यूज कर सकते, हम वहाँ पे ऐसे स्पेशल कैटलिस्ट हमें यूज करने पड़ेंगे जो काम तो कुछ इस तरीके का करेंगे, लेकिन वो हमारे बॉडी के लिए कोई हार्मफुल नहीं रहेंगे। ऐसे कैटलिस्ट हम वहाँ पे यूज करेंगे, और ऐसे कैटलिस्ट जो जीवित, कहाँ पे, जीवित, जो जीवित है उनके बॉडी के अंदर इस तरह की रिएक्शन करने के लिए यूज किया जाता है। जीवित, जीवित समझते हो ना, जीव, दैट वर्ड इज अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं बायो। तो बायो के बायोलॉजिकल जो रिएक्शंस है, जो जीवित है, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इनके बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है, उस केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ाने के लिए, उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए जो भी हम वहां पे क्या यूज करते हैं, कैटलिस्ट, उनको हम कहते हैं बायो कैटलिस्ट। और उन बायो कैटलिस्ट को ही हम कहते हैं बच्चों एंजाइम्स। समझ गए आप? तो एंजाइम्स आर नथिंग बट द व्हिच कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट। वो भी कैटलिस्ट ही है, लेकिन जो जीवित है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में होने वाली केमिकल रिएक्शंस का रेट बढ़ाने के लिए जो हम यूज करते हैं, उन्हीं को हम कौन से कैटलिस्ट कहते हैं, बायो कैटलिस्ट। तो किसको कहेंगे बच्चों बायो कैटलिस्ट, समझ गए? जो केमिकल, क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होने वाली केमिकल रिएक्शंस का रेट बढ़ाने वाली जो रिएक्शंस है, उन्हीं को हम केमिकल रिएक्शंस का रेट बढ़ाने वाली जो रिएक्शंस है, उनको ही हम कौन सा कैटलिस्ट कहते हैं, बायो कैटलिस्ट। समझ गए? तो एंजाइम्स आर नथिंग बट द बायो कैटलिस्ट। उनका बस इसी तरह का रहेंगे, सिर्फ वो हमारे बॉडी को कोई हार्म नहीं करेंगे। अब ये जो सबस्ट्रेट है, तो हमारे बॉडी के अंदर भी जैसे ग्लूकोज है, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कंबाइन होके क्या बनाते हैं, माल्टोज बनाते हैं। तो इस तरह के होते हैं। या दूसरा एक होता है हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन, जिसमें हम वाटर डालते हैं और मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, सेपरेट। तो दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक में छोटे छोटे को जोड़ के हम बड़ा बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको एनाबोलिज्म कहते हैं। ध्यान में रखना, आना आणि जोड़ा म्हणून नाव ठेवलं एनाबोलिज्म, ठीक है। और दूसरा होता है काटो, काट के छोटे छोटे टुकड़े बनाओ, है ना। तो बड़े मॉलिक्यूल को काट के क्या बनाओ, छोटे छोटे टुकड़े बनाओ, उसको क्या कहेंगे, कैटाबोलिज्म, ठीक है। तो दो टाइप के होते हैं, छोटे छोटे को जोड़ के बनाया एनाबोलिज्म, बड़े को काट के छोटा बनाया कैटाबोलिज्म। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कितने टाइप की होती है बच्चों, दो, एक है एनाबोलिक और दूसरा होता है कैटाबोलिक। ऐसे कितने टाइप के प्रोसेसेस है, दो, एनाबोलिक है, कैटाबोलिक। उन दोनों को कंबाइनली कहते हैं मेटाबोलिक। ध्यान रखेंगे, उन दोनों को कंबाइनली क्या कहेंगे, मेटाबोलिक। तो मेटाबोलिक किसको कहते हैं, समझ गए अभी? अब ये जो मेटाबोलिज्म है, उस मेटाबोलिज्म का रेट बढ़ाने के लिए जो भी हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, बायो कैटलिस्ट यूज करते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, एंजाइम। अब वो वर्क कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। वो क्या करते हैं, ये जो भी हमारा मॉलिक्यूल है उसके ऊपर वो जो कैटलिस्ट है वो क्या करते हैं, कैटलिस्ट नहीं कहेंगे अभी, हम उसको क्या कहेंगे बच्चों, एंजाइम्स कहेंगे, है ना। अब हम उसको कैटलिस्ट नहीं कहेंगे, अब हम उसको क्या कहेंगे, एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ये एंजाइम्स अटैक करेंगे किसके ऊपर, लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर, या इसके साथ कंबाइन होंगे। किसके साथ कंबाइन होंगे जी, सबस्ट्रेट के साथ। एंजाइम विल कंबाइन विद सबस्ट्रेट एंड इट विल फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। कहाँ बनाएंगे वो, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होकर कौन से कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये बन गया। फिर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या होगा, टूट जाएगा।
और एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स टूट के वहां पे फिर से क्या बनेगा, ये कौन है हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, तो ये बनेगा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट और ये एंजाइम फिर से चला जाएगा और इसी को कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में, बहुत अच्छी बात हुई। सबसे पहले कौन आया, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट आने के बाद उसके तरफ कौन आया, एंजाइम, एंजाइम सबस्ट्रेट कंबाइन हुए, क्या बनाया उन्होंने, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये टूट गया और उसने क्या बनाया, प्रोडक्ट, और फिर से एंजाइम क्या हो गया, रिलीज हो गया, क्योंकि हमारे पास कॉन्सेप्ट है बच्चों, एंजाइम या कैटलिस्ट फर्स्ट यूज देन प्रोड्यूस एंड सो वी हैव अगेन रीजनरेटेड, अगेन दूसरे के पास जाएगा और ये होगा। इसके बारे में कुछ बातें आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखनी होती है। उसमें से एक बात ऐसी है बच्चों कि एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, हाईली स्पेसिफिक। हाईली स्पेसिफिक का मीनिंग क्या है, इट इज लाइक अ लॉक एंड की अरेंजमेंट। आप देखेंगे तो देखने में सारे लॉक सेम, देखने में सारी की सेम, लेकिन कोई भी की कोई भी लॉक को नहीं रखती है ना। हर एक लॉक की दिखने में सारी की सेम होती है, लेकिन सारी की किसी भी लॉक को नहीं लगती। देयर इज अ स्पेसिफिक, थोड़ा सा चेंज होता है और जिसकी वजह से वो हाईली स्पेसिफिक होती है। बराबर, सेम इज द कंडीशन हियर। यहाँ पे सारी रिएक्शन सेम होंगी। हमने देखा है बच्चों, ग्लूकोज सॉरी माल्टोज लो उसमें भी दो कंबाइन हुए हैं, फ्रुक्टोज लो उसमें भी सुक्रोज लो उसमें भी दो कंबाइन हुए हैं, कोई भी आप लो सब में दो कंबाइन हुए COC लिंकेज से। अब उसका हाइड्रोलिसिस करना है, मतलब पानी डाल के इधर H लगाना है इधर OH लगाना है। सारी रिएक्शन अगर देखेंगे तो हम कैसी है, सेम। अगर हम माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। अगर हम सेलोबायज का अगर करेंगे तो हमें मिलेगा बीटा टी प्लस ग्लूकोज, बीटा टी प्लस ग्लूकोज। अगर हम सुक्रोज का करेंगे तो हमें मिलेगा अल्फा टी प्लस ग्लूकोपायरेनोज है, बीटा टी प्लस ग्लूकोपायरेनोज। सारी रिएक्शन सेम है बच्चों, लेकिन उसमें लगने वाले एंजाइम सेम नहीं है। एंजाइम सिर्फ सारी सेम हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है, सारे में COC ही बॉन्ड तोड़ना है, लेकिन उसमें लगने वाले एंजाइम से नहीं है। माल्टोज का आपको ग्लूकोज और ग्लूकोज बनाना है तो एंजाइम है माल्टेज। अगर आपको सुक्रोज का कन्वर्शन ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बनाना है तो एंजाइम है सुक्रेज। अगर आपको क्या करना है, अगर आपको सेलुलोज का कन्वर्शन या सेलोबायोज का कन्वर्शन ग्लूकोज और ग्लूकोज बीटा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज में करना है तो एंजाइम है सेलुलेक्स। ठीक है, अगर आपको लैक्टोज का कन्वर्शन गैलेक्टोज और ग्लूकोज में करना है तो एंजाइम है लैक्टेक्स। सारी रिएक्शन सेम है लेकिन सबके एंजाइम डिफरेंट है, तो इसको कहते हैं एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन एंड दे फॉलो द व्हिच टाइप ऑफ मॉडल, लॉक एंड की मॉडल। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए एक पर्टिकुलर क्या होगा, एंजाइम। ठीक है, दो मैक्सिमम सेम दिखता होगा तब भी वो हाईली स्पेसिफिक रहता है। और ये मॉडल समझ गए आप। अभी हम देखेंगे एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ऐसा बनता है। तो ये हो गया सबस्ट्रेट, ये एंजाइम है। पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, एंजाइम कॉम्प्लेक्स टूटेगा, इट विल फॉर्म द प्रोडक्ट एंड एंजाइम इज अगेन रीजनरेटेड। तो दिस इज अबाउट द एंजाइम्स एंड वी हैव सीन द नेम्स ऑफ सम एंजाइम। तो हम एंजाइम्स के बारे में कुछ बातें अभी यहाँ पे देखेंगे और ये बातें देख के अभी हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहले क्या है एंजाइम्स? एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट which works under the mild condition in the living organism। ये कैटालिस्ट ही है। माइल्ड मतलब नॉर्मल कंडीशन में लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ये वर्क करते हैं, तो ये है एंजाइम। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, टिपिकली वो कौन होते हैं, प्रोटीन्स। ये बताने का रह गया था, मतलब उसमें क्या होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये प्रोटीन्स होते हैं दैट सिग्निफिकेंटली स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन, जो क्या करते हैं, रिएक्शन का क्या बढ़ाते हैं, रेट। स्पीड अप द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस विद इन द सेल। हमारे बॉडी के सेल में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है उन केमिकल रिएक्शंस का रेट बढ़ाने वाले जो भी कौन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स। सेकेंडली, दे आर वाइटल फॉर द लाइफ एंड सर्व वाइड इंपॉर्टेंस फंक्शन इन द बॉडी सच एज एडिंग एंड डाइजेशन। वो हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एंजाइम्स। दे हैव द दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर बॉडी। ठीक है, जैसे डाइजेशन है, अभी मैंने बोला कि हम खाना खा रहे हैं, अब खाना खाने से एनर्जी थोड़ी मिलती है, खाना खा के उसका ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, जो स्टार्च रहेगा, ग्लाइकोजन रहेगा, उसको तोड़ के एक एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कितनी सारी रिएक्शंस है। अब आप बोलेंगे आज खाना खाया और कल एनर्जी मिलेंगी, कल तक टूट जाएंगे भाई पूरे मॉलिक्यूल, तो क्या होगा, बच्चा तो मर जाएगा, है ना। हम क्या करते हैं, खाना खाया, भूख लगी तभी खाना खाते हैं ना,
और कभी कभी इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत होती है, तो फिर इतने जल्दी कैसे रिएक्शन होगा? तो ये एंजाइम्स ही है जो रिएक्शन की क्या बढ़ाते हैं? स्पीड। और जल्दी जल्दी हमारे जो ग्लाइकोजन है, जो स्टार्च है, उसको तोड़ ताड़ करके क्या करते हैं? एक एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाते हैं विच अंडरगो कंबशन एंड विच इज गेन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। दे आर वेरी वाइड रेंज ऑफ इंपॉर्टेंस इन फंक्शंस, दे सच एज एडिंग इन डाइजेशन, डाइजेशन में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड मेटाबॉलिज्म, हमारे बॉडी के अंदर की मेटाबॉलिज्म मैंने समझा। कितनी टाइप की मेटाबॉलिज्म होती है? 2, काटा आणि आना। आना छोटे छोटे जोड़ा आणि मोठे बनवा, त्याला म्हटलं एनाबॉलिज्म। काटा मोठे को तोड़ के छोटा छोटा बना, दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। तो ऐसा होता है। ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। वी हैव सीन टर्शियरी स्ट्रक्चर के बेसिस पे 2 टाइप के प्रोटीन्स थे, एक थे ग्लोबुलर और दूसरे थे फाइब्रस। ठीक है, तो ये कौन से एंजाइम्स आर जनरली विच प्रोटीन? ग्लोबुलर प्रोटीन। Enzymes are very specific for particular reaction. We have seen highly specific for a particular substrate. They are generally named after the compound. जैसे हमने देखा कि सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो एंजाइम का नाम सुक्रेज। लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, एंजाइम का नाम लैक्टेज। माल्टोज का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, एंजाइम का नाम माल्टेज। तो इनके नाम जनरली जिसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं उसके नाम के एंड में क्या लगा दो? एज, तो बन जाएगा। हमारे लिए अच्छी बात है, जल्दी रट लेते हैं, समझ गए? तो इस तरह से ये एंजाइम्स होते हैं, ये एक इनकी स्पेशलिटी है। सेकंडली, ये जो एंजाइम्स हैं हमने देखा है, जैसे ये माल्टोज है, माल्टोज के लिए कौन सा एंजाइम यूज किया? माल्टेज। और क्या बनाया उसने? ग्लूकोज। ठीक है, ऑक्सीरिडक्टेज। कोई कोई रिएक्शन ऑक्सीडेशन की होती है, कोई कोई रिएक्शन रिडक्शन की होती है, लेकिन कुछ एंजाइम्स होते हैं जो साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम एक को ऑक्सीडाइज करता है और दूसरे को रिड्यूस, ऐसे को कहते हैं ऑक्सीरिडक्टेज एंजाइम्स। कौन से एंजाइम? ऑक्सीरिडक्टेज। मतलब इन अ सिंगल वर्ड, सेम एंजाइम मेक द हेल्प फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ वन एंड हेल्प फॉर द रिडक्शन ऑफ अदर ड्यूरिंग द सेम रिएक्शन। ऐसे एंजाइम्स को हम कहते हैं ऑक्सीरिडक्टेज। द एंजाइम्स व्हिच कैटालाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ वन सबस्ट्रेट विथ अ साइमल्टेनियस रिडक्शन ऑफ अनदर सबस्ट्रेट आर नेम्ड एज अ ऑक्सीरिडक्टेज। और ऐसा एग्जाम्पल है व्हाट माल्टेज, द एंडिंग ऑफ द एंजाइम, ये वो नहीं है, एक तो दूसरा एंजाइम है जो माल्टेज नहीं है, ऑक्सीरिडक्टेज। तो ऐसे एंजाइम्स को हम ऑक्सीरिडक्टेज कहते हैं। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। अभी सबसे पहले क्या है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन? देयर इज अ लॉक एंड की अरेंजमेंट। आपको ये दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हमने पढ़ा है। ठीक है, तो देखो मैं इधर अंग्रेजी में बता रहा हूँ आपको पढ़ के। देयर इज अ लॉक एंड की अरेंजमेंट बिटवीन द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में कौन सी अरेंजमेंट होती है? लॉक एंड की अरेंजमेंट। जैसे यहाँ पे ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, बराबर। अब एंजाइम के अंदर एक्टिव साइट्स होती है, जैसे हमने देखा है कि H पॉजिटिव एसिड लिया तो हमने H2SO4 है, लेकिन काम कौन आने वाला है? H पॉजिटिव। तो वो हो गई उसकी कौन सी साइड? एक्टिव साइड। तो ये हो गई उसकी एक्टिव साइड। ठीक है, फिर सबस्ट्रेट उस एक्टिव साइट में जाएंगे। सबस्ट्रेट का भी पूरा गांव नहीं जाएंगे उसमें, है ना, ऑक्सीजन की लोन पेयर पे ही अटैक होगा, तो वो हो गई सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट। तो सबस्ट्रेट बाइंड विद द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम एंड फॉर्म द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएगा उसने? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर उसको थोड़ा गरम करेंगे, थोड़ा हीट वगैरह देंगे, कुछ होंगी रिएक्शंस, और फिर इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, ये काय में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट। एंड एंजाइम इज अगेन रीजनरेटेड। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम हाइड्रोलिसिस और एंजाइमेटिक मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। किस तरह से होता है? वेरी सिंपल, एंजाइम फर्स्ट कंबाइन विद सबस्ट्रेट टू फॉर्म द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर इट absorb the energy, do the chemical reaction and it is converted into product and enzyme is again regenerated. इस तरह से ये होती है enzyme की action. Secondly, there is a which arrangement, lock and key arrangement between the enzymes and substrate. Substrate binds at the active site temporarily. Permanently होता है क्या? नहीं. Temporarily enzyme substrate complex is formed. The enzyme substrate complex undergo internal rearrangement and it is converted into product. The enzyme get regenerated for the next molecule of the substrate, and this is about the mechanism and this is about the your topic, that is enzyme. Now after discussing this enzyme, ये स्लाइड भी थोड़ी कम ज़्यादा हुई है, लेकिन आप समझदार बच्चों आप समझ लेंगे। विटामिन्स क्या है? ये विटामिन्स हमारे बॉडी के अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंस जिसकी हमें ज़रूरत है वो प्रोड्यूस होते हैं।
और कुछ केमिकल सब्सटेंस हमारे बॉडी में जिसकी जरूरत है लेकिन प्रोड्यूस नहीं होते, वो हमें डेली बॉडी को क्या करना पड़ता है, सप्लाई करना पड़ता है थ्रू अवर डेली डाइट। हम जो डेली डाइट खाते हैं उसके थ्रू वो केमिकल सब्सटेंस हमारे बॉडी को सप्लाई करने पड़ते हैं। ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, विटामिन्स। एंड सो व्हाट आई कैन से, विटामिन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल व्हिच कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी, जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, एंड मस्ट बी सप्लाइड इन अ स्मॉल अमाउंट। स्मॉल अमाउंट में वो हमारी बॉडी को क्या होनी चाहिए, सप्लाई, ठीक है, इन अ डाइट टू कैरी आउट द इसेंशियल मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन अभी हमने देखा है, तो हमारे बॉडी के अंदर होने वाली मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए कुछ केमिकल सब्सटेंस जरूरी होते हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, और इसीलिए हमें क्या करना है, विच आर रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। तो वो हमें रेगुलर डाइट से क्या करने हैं, सप्लाई करने हैं। ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, विटामिन। अब ये जो विटामिन है बच्चों, विटामिन दो टाइप के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वो पानी में डिजॉल्व होते हैं या नहीं होते। अगर ऐसे विटामिन जो पानी में डिजॉल्व होते हैं उनको कहते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन, और जो पानी में डिजॉल्व नहीं होते वो फैट्स में डिजॉल्व होते हैं तो उनको कहते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट विटामिन आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप, टू टाइप। वन इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड अनदर आर द फैट सोल्यूबल विटामिन। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, कितने टाइप के विटामिन है, दो। वन इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड अनदर इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन। अब वाटर सोल्यूबल विटामिन में बी की फैमिली ध्यान में रखेंगे। विटामिन बी कहाँ से चालू होता, B12 तो है, तो वहां तक जाना है, तो 2, 6, उसके बाद 12, 1, 2, 6, 12 ध्यान में रखना। क्या 1 का डबल 2, 2 का डबल 4 होता है लेकिन 6, ठीक है, और उसके बाद 12, ठीक है। वंस मोर, क्या विटामिन बी 1, 2, 6, 12। तो बी की फैमिली में कितने आते हैं, 4। कौन से 1, 2, 6, 12, ठीक है। वंस मोर, क्या 1, 2, 6, 12 ये 4। और आपको पता है जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं उसके अंदर क्या होता है, विटामिन सी। तो विटामिन सी, तो बी एंड सी, बी की फैमिली और सी, ये क्या होते हैं, पानी में डिजॉल्व होते हैं। तो दीज आर वाटर सोल्यूबल विटामिन। और उसके बाद है ए डी ई के, कितने विटामिन है बच्चों, 4। वंस मोर, कौन से ए डी ई के, दीज आर द फैट सोल्यूबल विटामिन। तो विटामिन आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप, 2 टाइप, whether it is dissolving in water or not, they are divided into 2 types. One is a water soluble vitamins, another is a fat soluble vitamins. Water soluble vitamins कौन से हैं, B की फैमिली क्या है, फैमिली मेंबर 1, 2, 6, 12 और विटामिन सी बराबर। और फैट सोल्यूबल कौन से है, ADEK, these are the which vitamins, fat soluble vitamins. Now after having this water soluble and फैट सोल्यूबल, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो ऐसे 2 टाइप के विटामिन हमारे पास है। फैट सोल्यूबल विटामिन में आता है A, D, E and K, और वाटर सोल्यूबल विटामिन में आता है 1, 2, 6, 12 एंड विटामिन सी। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या है और फैट सोल्यूबल विटामिन हमने देखे। तो उसमें एक बात, जो वाटर सोल्यूबल है वो क्या होते हैं, बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं थ्रू यूरिन, ठीक है, वो बाहर डाले जाते हैं, इसलिए उसको डेली लेने की आवश्यकता है। लेकिन फैट्स तो बॉडी में स्टोर रहता है, जितना खाएंगे और मोटा बनेंगे तो क्या होगा, बॉडी में फैट्स बहुत स्टोर होगा, तो वो विटामिन भी हमारे बॉडी में स्टोर रहेंगे और इसीलिए वो बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होते, तो इसीलिए उसको डेली लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो वाटर सोल्यूबल है विटामिन बी 1, 2, 6, 12 एंड सी, लेकिन इसमें सिर्फ एक्सेप्शन है विटामिन B12 जो बाहर एक्सक्रीट नहीं होता। सिर्फ विटामिन B12 होता नहीं, एक्सक्रीट, बाकी सब एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो दिस इज अबाउट द वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल विटामिन। आफ्टर हैविंग दिस डेफिशिएंसी, जो विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से जो डिसीजेस होते हैं उसको कहते हैं अविटामिनस। द डेफिशिएंसी ऑफ मोर देन 1 विटामिन इन द बॉडी कॉज द अविटामिनस। अविटामिनस ये डिसीज उसके वजह से होता है। एंड व्हाइल द एक्सेस इनटेक ऑफ विटामिन इज कॉल्ड हाइपरविटामिनस। ज्यादा खाए तो हाइपर और कम खाए तो अविटामिनस, ठीक है। एक से ज्यादा विटामिन की डेफिशिएंसी हुई अविटामिनस, और ज्यादा विटामिन खाए तो हाइपर विटामिनस। तो कितनी चीजें हैं बच्चों, 2। वन इज अविटामिनस एंड अनदर इज हाइपर विटामिनस। तो आफ्टर हैविंग दिस अविटामिन एंड हाइपर विटामिनस, अभी हम आगे चलेंगे विटामिन के बारे में।
और बड़ी इंपॉर्टेंट सी इंफॉर्मेशन आज इसके बारे में हम देखेंगे, जो बहुत इजी और बहुत छोटे कम समय में हमारी कंप्लीट होने वाली है। आपको टेंशन आ रहा होगा इतना सब देख के, लेकिन बहुत बढ़िया है। ठीक है, एक रोज पीना चालू करो आप, क्या, मिल्क। ठीक है, एक मिल्क ऐसा है जिसमें आपको मैक्सिमम विटामिन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्या में मिल्क। अगर आप मिल्क नहीं पीते और आपको नॉन वेजिटेरियन हो तो आप एग्स में भी बहुत सारे विटामिन मिल जाते हैं। तो ये दो ऐसे है, आपको रोज लिखना है उसमें को, मिल्क एंड एग, और तीसरा है ग्रीन वेजिटेबल्स। ये 3 कॉमन है, सारे विटामिन आपको मिल जाएंगे। जो नहीं मिलेंगे हम इसको शॉर्ट लिस्टेड कर देंगे बाजू में। ठीक है, तो वंस मोर, सोर्स में 3 चीजें आएंगी, कौन सी, मिल्क, एग और ग्रीन वेजिटेबल्स। ठीक है, ये 3 चीजें आपको कॉमन मिलेंगी। जिसमें नहीं मिलेंगी वही हम ध्यान में रखेंगे कि भाई तू इसमें नहीं है। ठीक है, चलो, एक तो सोर्स तो आ गया, अभी कॉमन सोर्स। आपको क्या पूरे गांव के सोर्स थोड़ी लिखना है, एटलीस्ट 2 या 3 लिखना है, तो 3 सोर्स आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। उसके बाद उनके विटामिन की कमी से क्या होता है, कौन सा डिसीज होता है, ये हम उसके नाम से बराबर अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले ए से शुरुआत करते हैं, विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए बोला तो आँख, ध्यान में रखना, ए आँख। ठीक है, आँख, विटामिन ए की कमी से हमें आँखों के प्रॉब्लम होते हैं, जैसे रात को न दिखना, क्या बोलते हैं उसको, नाइट ब्लाइंडनेस। तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस होगा, रात को दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, बस एक ही है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, कहाँ से मिलेगा, बस हम उसको बस तो सर्कल करते चलेंगे, कहाँ से मिलेगा, एक आया नहीं करे वहाँ, एक तो आ गया, मिल्क भी आ गया और ग्रीन वेजिटेबल्स भी आ गए, हो गया। बाकी तो छोड़ दो, टेंशन मत लो। ठीक है, समझ गए। ग्रीन, ये फिश लिवर ऑयल। ठीक है, कौन पीने जा रहा है। ठीक है, बटर, मिल्क है मतलब कौन है, बटर है। सेकंडली एग्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड येलो वेजिटेबल्स। ठीक है, तो बस हो गया, आगे अपना कॉमन सोर्स लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने कॉमन में आ रहा है, बस अब क्या लर्न करना है उसका, बस उससे कमी से क्या होता है। तो विटामिन ए के आँख, क्या, आंखों का प्रॉब्लम मतलब रात को दिखना बंद। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, दैट इज कॉल्ड व्हाट, जेरोप्थाल्मिया। ठीक है, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई का जो कॉर्निया रहता है वो क्या हो जाता है, हार्ड, जिसकी वजह से रात को दिखना बंद हो जाता है। बस हो गया। अब विटामिन B1 फिर से क्या आ गया, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड एग आ गया। हाँ चलो, मजा आ रहा है। ठीक है, चलो अभी इधर देखते हैं, यहाँ से क्या होता है, रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ। ठीक है, मतलब डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, और डाइजेशन प्रॉपर ना होने की वजह से क्या हो जाती है, ग्रोथ बढ़ जाती है। रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ, दैट इज कॉल्ड बेरी, नहीं बारी बारी मत बोलना, क्या है, बेरी डिसीज होता है इसकी वजह से, और जिसकी वजह से ग्रोथ क्या हो जाती है, रिटार्ड हो जाती है, रुक जाती है, थम जाती है। ठीक है, तो विटामिन B1 कम रहा तो क्या होगा, ग्रोथ कम हो जाएगी। तो ये है विटामिन B1। अब उसके साथ साथ विटामिन B2, फिर से क्या, एक, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ठीक है, अब क्या होगा, टेंशन आया था ना, अभी कम हो रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। तो अभी इसकी वजह से हीट बढ़ती है, क्या बढ़ती है, हीट। मिल्क को ना पीने से बॉडी में क्या बढ़ती है, हीट। अब जब हीट बढ़ती है तो वो निकलती है, कहाँ से निकलती है, होठ, ये जो रहते लिप्स चीर के निकालती है। अरे है ना, समर में विंटर में ये होते हैं ना, तो हीट निकलती है बाहर से। तो हीट निकलती है, और कहाँ से निकलती है, डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाता है। क्या है, डाइजेशन प्रॉपर ना होने से ये जनरली होता है। तो ये डाइजेशन के लिए मदद करता है। क्रैक लिप्स एक, दूसरा सोअर टंग, क्या, तोंड येणे म्हणतो आपण त्याला, जिभेवर काय येतात थोडे थोडे फोडं, है ना, तो उसको क्या कहते हैं, सोअर टंग। ये सब क्या है, डाइजेशन प्रॉपर ना होने से होता है। कैसे होता है, ध्यान रखो सब, कैसे, डाइजेशन प्रॉपर ना होने से, ये सब होता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। देखो, ठीक है, तो विटामिन काय के, विटामिन B2 की कमी की वजह से क्या होता है, डाइजेशन प्रॉपर ना होता है। और विटामिन B2 कहाँ से मिलेगा, मिल्क और ग्रीन लीफी वेजिटेबल। तो आपके खाने में अगर आप प्योर वेजिटेरियन है तो आप मिल्क एक आपको रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं पीते तो उसमें कुछ तो भी डाल के पियो, जैसे फॉर एग्जांपल वो पतंजलि का वो आता है, क्या, पावर वीटा करके आता है, जो चाय जैसा लगता है मिल्क, तो वो डाल के पियो, तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। सेकेंडली क्या है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर उससे कम होंगे। बर्निंग सेंसेशन टू द स्किन, जळजळ वाटणे आपण म्हणतो। ठीक है, तो डाइजेशन के रिलेटेड बता देना। डाइजेशन से क्या होता है,
इम्प्रॉपर डाइजेशन से क्रैक लिप्स, सेकंडली सोर टंग अंदर, और उसके साथ साथ बर्निंग सेंसेशन टू द स्किन। ठीक है, तो ये हो गया विटामिन B2 की वजह से, सॉरी B2, यस। अब है विटामिन B6, उसके फैमिली का नेक्स्ट मेंबर 1, 2। अब ये भी लर्न करने की जरूरत नहीं, पहले आता है ये, एक के बाद आता B। अब B की फैमिली हमें पता है क्या, 1, 2, 6, 12, तो चलो ठीक है। अब फिर नंबर भी आ गए, पहले आँख वाला, फिर दूसरा बेरी रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ, फिर तीसरा कौन हो गया, विटामिन B2, क्या मुंह में प्रॉब्लम, क्रैक्ड लिप्स, सोर टंग, बराबर, बर्निंग सेंसेशन टू द स्क्रीन। सोर्स लर्न करने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद चलेंगे विटामिन B6। ठीक है, विटामिन B6 जो है वो भी कहाँ से मिलेगा आपको, मिल्क से मिलेगा, एग से मिलेगा, और वो जान दो ग्रीन लीफी वेजिटेबल नहीं है, लेकिन मिल्क और एग तो है। ठीक है, तो इसमें ध्यान में रखेंगे। नर्वस डिस्टर्बनेस एंड कन्वर्जन, नर्वस डिस्टर्बनेस, ये माइंड, दिमाग अच्छा काम नहीं करना, ठीक है, चिड़चिड़ करना, ये नर्वस डिस्टर्बेंस। क्योंकि CNS, हमारे पास दो टाइप की नर्वस सिस्टम होती है, एक होती है CNS दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक तो है PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये नर्वस सिस्टम में डिस्टर्ब कर देता है। नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, कम, मतलब प्रॉपरली नहीं होता, इसकी वजह से। सेकंडली है क्या है, विटामिन B12, ये सिर्फ अकेला ऐसा है जो आपको मिल्क से नहीं मिलेगा, अच्छे से ध्यान में रखो। ठीक है, लेकिन मिल्क से मिलता है, सॉरी, ये ऐसा वेजिटेबल है, सॉरी, ये ऐसा है जो आपको कहाँ से नहीं मिलेगा, वेजिटेबल से नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान में रखो। कौन, विटामिन B12 कहाँ से नहीं मिलेगा, वेजिटेबल से नहीं मिलेगा, एग से मिलेगा और मिल्क से भी मिलेगा। इसमें मिल्क ऐड कर दिया, लेकिन मिलेगा मिल्क से। ठीक है, तो ध्यान में रखो कौन सा, विटामिन B12। और विटामिन B12 की वजह से एक ऐसे बहुत बारीक बारीक ऐसे छोटे छोटे फोड़ अपन त्याला म्हणतो वो आते हैं, तो उसको हम नागिन कहते हैं। ठीक है, वो इसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है, विटामिन B12 के। ठीक है, इसलिए जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उन्होंने क्या पीना चाहिए, मिल्क पीना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द विटामिन B12। इसमें RBC जो होती है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, वो कम हो जाती है। ठीक है, विटामिन B12 की कमी की वजह से क्या कम हो जाती है, RBC, और RBC के कमी होने से फिर वो डिसीज होता है। तो these are the different vitamins we have seen. Along with these different vitamins, again some more vitamins are there. That is vitamin C. अब विटामिन C जो होता है ना बच्चों, विटामिन C हमें मिलता है साइट्रस फ्रूट से। अब वो तो बच्चा जानता है विटामिन C कहाँ से मिलता है, फ्रूट से। साइट्रस फ्रूट मतलब जो साइट्रिक एसिड सिक्रेट करते हैं, ऐसे फ्रूट से, नींबू हो गया अपना, संतरा हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, तो उसके साथ साथ आंवला हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इधर एग नहीं है, इधर मिल्क नहीं है। विटामिन C हमें लर्न नहीं रहता। B12 में क्या नहीं है, लीफी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल नहीं है, और विटामिन C में कौन नहीं है, मिल्क भी नहीं है ना, एग भी नहीं है। तो ये आपको सिर्फ फ्रूट से मिलेगा और ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलेगा। इसके कमी से अब ब्लीडिंग गम्स, मतलब स्कर्वी, जो हमारी कुछ कट जाता है तो ब्लड निकलता है, तो ब्लड को क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। ठीक है, तो इसकी कमी की वजह से वो ब्लड फ्लो रुकता नहीं, ब्लड फ्लो होते रहता है। तो दैट इज व्हाट, स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, मतलब ब्लीडिंग चालू ही रहती है, रुकती नहीं। तो ये डिसीज इसकी वजह से होता है, काय की वजह से, विटामिन C की कमी की वजह से। अलॉन्ग विद दैट विटामिन D, विटामिन D हमारे बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए मदद करता है। हमें पता है कि जो हमारे बोन्स होते हैं, टीथ होते हैं, इसमें क्या होता है, कैल्शियम, तो इसको कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो जो भी खाना हम खाते हैं, उस खाने से हमें जो कैल्शियम मिलता है, उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, विटामिन D। और ये विटामिन D मिलता है सुबह के सनलाइट से। कैसे मिलता है, सनलाइट, उसके साथ साथ अपने वाले है, सनलाइट हो गया और एग हो गया, मिल्क में नहीं है, इसलिए आपको सुबह का सनलाइट भी लेना जरूरी है। ये विटामिन D, क्या ये अगर ये नहीं मिला तो बोन्स को कैल्शियम नहीं मिलेगा, और कैल्शियम नहीं मिलेगा तो बोन्स के रिलेटेड क्या होंगे, डिसीज। उसमें पहला डिसीज है रिकेट्स। ठीक है, जो आप बोन डिफॉर्मिटीज इन चिल्ड्रन में बोन्स क्या होते हैं, डिफॉर्म होते हैं, मतलब उनका साइज शेप क्या हो जाता है, चेंज, फिर इसकी वजह से ऐसे ऐसे पैर वगैरह हो जाते हैं। दैट इज व्हाट रिकेट्स, दैट इज ऑब्जर्व इन चिल्ड्रंस। और जो अडल्ट होते हैं उनमें जॉइंट पेन्स होना। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्शन, सॉफ्ट बोन्स एंड जॉइंट पेन इन अडल्ट, ये आपको इसमें मिलेंगे। किसकी वजह से, दिस इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन D। अलॉन्ग विद दैट विटामिन E, विटामिन E आपको फिर से कैसे मिलेगा,
मिल्क से मिलेगा, ग्रीन वेजिटेबल से मिलेगा, और कौन था अपना तीसरा वाला? एक से नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ये दोनों से मिलेगा। अब ये वाला जो है विटामिन ई इंक्रीज द फ्रैगिलिटी ऑफ आरबीसी एंड मस्कुलर वीकनेस। जो मसल्स है, हमारी बॉडी पेन होगा, मसल्स पेन होगा, उसके साथ साथ आरबीसी की जो मूवमेंट की जो स्पीड है वो क्या हो जाएंगी? कम। किसकी कमी की वजह से? विटामिन ई की कमी की वजह से। उसके साथ साथ हमारे बॉडी में और हमें जरूरत होती है किसकी? विटामिन एच, जो हमें कहाँ से मिलेगा? मिल्क से मिलेगा, और साथ साथ ये नॉनवेज से मिलेगा, ठीक है। तो मिल्क से मिलेगा, ये लॉस ऑफ हेयर एंड डर्मिटिस, ठीक है, हेयर लॉस होना, ये किसकी वजह से कमी से होता है? विटामिन ई एच। आप मिल्क पियो, बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ है विटामिन के, जो आपको कहाँ से मिलेगा? फिर से आ गई कौन? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इससे आपको मिलेगा स्पेशली, और ये इंक्रीज द ब्लड क्लॉटिंग टाइम, ठीक है। ये ब्लड क्लॉट होने की क्या जरूरत है, समझ गए? समझो किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसके बॉडी का तो पूरा ब्लड ही बह जाएगा, लेकिन वो ब्लड क्लॉट होके उसके फ्लो को क्या करता है? रोकता है, ये जरूरत होती है। तो ये ब्लड क्लॉटिंग टाइम को क्या करता है? बढ़ाता है। कौन? इंक्रीज द ब्लड क्लॉटिंग टाइम। अब उसमें क्या होता है? दो भी चीजें होती है, एक ब्लड क्लॉट भी होता है और दूसरा ब्लड फ्लो भी होता है। तो ये ब्लड ज्यादा देर तक क्लॉट होके रहा तो ब्लड फ्लो क्या होगा? कम, और ब्लड फ्लो कम होगा तो क्या होगा? हार्ट अटैक वगैरह आ सकता है। तो इसलिए ब्लड क्लॉटिंग टाइम को बढ़ाता है। कौन? विटामिन के की डिफिशियंसी की वजह से ब्लड क्लॉटिंग का टाइम क्या होता है? बढ़ता है। ब्लड क्लॉट परमानेंटली नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? वो थोड़ा थोड़ा क्लॉट होके फिर से फ्लो हो जाना चाहिए। तो ये सब हमारे विटामिन है। तो दिस इज अबाउट द आवर टॉपिक, दैट इज व्हाट विटामिन। तो we have already studied about the nucleic acid. So today we have completed the two topic. One is the vitamins and second one is the enzymes. आशा करता हूँ आपको सबको अच्छे से समझा होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पूरे बायोमोलिक्यूल्स को वन शॉट में रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो चलो, बाय बाय टू ऑल।